हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसका प्रश्नावली 1.2 आज हम इस वीडियो में इसको पूरा करेंगे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से होते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियो ऐसे बना के दें कि दोनों में काम आए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जिसको एक और खुद के अलावा और कोई नंबर से भाग नहीं दिया जाए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो गया 2। अगर आप 2 को देखोगे तो 2 को हम एक और 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका 3 को भी सेम ऐसे हम भाग नहीं दे सकते हैं। 4 आपका अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 से भाग जाता है। ठीक इसी प्रकार 5 भी किसी से नहीं भाग जाता, यानी ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुना के रूप में। यानी कि हमको जो संख्या दिया गया है अभाज्य संख्याओं को गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, यानी कि एलसीएम। तो देखिए, अब हम 140 को भागा देते हैं 7 से, तो भागा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो ये हमारा कट जा रहा है 20 बार में, ठीक ना। तो ये 20 बार में मेरा कट गया। 5 चौके 20, 4 बार में कट गया। 2 दूनी 4, 2 बार में, फिर 2 एकम 2, यानी कि हमारा पूरा कट गया। इसी को इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड अब क्या हो गया, देखिए अब हम देख सकते हैं कि हमारे क्या हो गया। अब इसको हम लिखेंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। तो यहाँ पे लिखा 2 × 2, यानी 2 हमारा 2 बार आया था। देखिए 2 हमारे यहाँ पे कितना बार आया है, 2 बार आया है ना, 2 बार आया है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखें क्या, 2 × 2 × 5 × 7, यानी 140 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा ये हो गया, ठीक ना। 140 का हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। हमको बस यही लिखना है, आंसर हमारा यही आ गया। सेम उसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 156 का। तो 156 को भी हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 13 का टेबल जब आप 12 बार पढ़ोगे तो ये 156 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 4 बार में, 2 का टेबल 2 बार में और 2 का टेबल 1 बार में। अब इस बार हम फिर देख सकते हैं कि हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए हमारा 2 × 2 आया, × 3 × 13, यानी हमारा जो 156 का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं 38-25। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 38-25। अब देखिए 17 का टेबल जब 225 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38-25। से मुझसे पर 5 का पढ़ अगर हम 45 बार करेंगे तो 225, 5 9 45, 3 3 और 3 एकम 3, यानी कि हम 38-25 को भी क्या किए, निकाल दिए। तो 38-25 को निकालने पे हमारा इसका देखिए 3 देखा जाए तो 2 बार है, 5 भी क्या है 2 बार है और 17 1 बार है। तो 3 को 3 और 2 लिखा है, इसका मतलब गुना में, ठीक ना। तो 3 कितना बार, 2 बार में। ये एक्चुअल में स्क्वायर है, ठीक ना। 3 का स्क्वायर है यानी 3 को 3 बार इंटू किया। 5 का स्क्वायर है मतलब 5 को 5 बार इंटू किया। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5005 यानी 5005। इसको अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेम वही प्रक्रिया करना है। इसको भी हम भाग देंगे। तो 13 का टेबल 385 बार करेगा तो आ जाएगा, 11 35 बार करेगा आ जाएगा, 7 बचे 35 और 5 एकम 5। देखिए कुछ कुछ यहाँ नंबर बढ़ा दिया हुआ है, कुछ कुछ आ गया है। तो जब आप घर में इसको और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ इस नंबर से डिवाइड होता है। तो आपको घर में एक बार प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा ही क्या है, आसान। तो इस प्रकार हम इसका अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लिए, ठीक ना। सेम 74-29 का भी देखिए। 74-29 वाला आप याद कर लीजिए सिंपली, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप 2 से देख के परेशान हो जाइएगा। देखिए 23 के बारे में करिएगा तो 323 आता है, फिर 1917 बार से चल जाएगा और 17 एकम 17, यानी कि हमारा जो ये 74-29 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, ठीक ना। 74-29 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, ठीक ना। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था और ये एग्जाम में आना ही आना, या तो सब्जेक्टिव में या तो ऑब्जेक्टिव में। अरे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड को एकदम बिल्कुल जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालना है, ठीक ना। अब 1-2 बार और प्रैक्टिस करिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है या नहीं है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों का तुम निकालो क्या, एलसीएम और एचसीएफ, और जो दो नंबर है उन दोनों को गुना करो और एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना करो और बताओ कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है कि
दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो भी दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये हमको सिद्ध भी करना है, तो हम दोनों करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2691 दिया है। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड करेंगे जो हम लोग ऊपर में किए थे। तो 26 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 13 गुने 2, और 91 का 13 गुने 7। अब दोनों में देखिए, दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है? तो देखिए 26 में 2 गुने 13 और ये 7 गुने 13, यानी कि 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। तो जो दोनों में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं सार्वगुणनखंड। तो हमारा क्या हो जाएगा? 13 क्या हो गया? सार्वगुणनखंड। और जो सार्वगुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। वही क्या होता है? एचसीएफ। या तो और एक बात याद रखिए, जो भी नंबर दोनों में पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एचसीएफ। सिंपल। अब बच्चा एलसीएम किसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सिंपल करते हैं कि जो एचसीएफ आया, ठीक, एक तो हम एक बार उसको लिख देते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा है, और बाकी का जो बच जाता है, जैसे 2 और 7 बच गया, तो ये दोनों को फिर हम लोग गुना कर देते हैं, और फिर सब मिला के जब गुना करते हैं तो जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। फिर से बात ध्यान से सुनिए, जो दोनों में पाया जाएगा उसको बोलेंगे एचसीएफ, और जो दोनों में पाया जाता है उसको एक बार लिखेंगे, और जो बच जाता है जो एकक है उस सबको लिख के और गुना कर देंगे, तो वो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एलसीएम। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा जांच करके भी देख लेते हैं, है ना, कि सही आया कि नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले दो नंबर क्या है? एक है 26, एक है 91। एलसीएम आया है 13, और एलसीएम आया है 182, एचसीएफ आया है 13। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ये ना एक समझो फॉर्मूला है। तो हमारा जो पहला नंबर को मान लेते हैं वो क्या है? n1, दूसरा नंबर है n2। एलसीएम की जगह एलसीएम, एचसीएफ की जगह एचसीएफ। अब देखिए पहला नंबर क्या है? 26 था, दूसरा नंबर क्या है? 91। एलसीएम हमारा कितना था? एलसीएम था 182, और एचसीएफ है हमारा 13। तो ये दोनों को जब गुना किए तो आया 2366, और इधर भी दोनों गुना किए तो आया 2366। एक बार अगर आपको विश्वास नहीं तो रफ कॉपी में आप गुना करिए। तो दोनों का नंबर क्या आ रहा? सेम सेम आ रहा, यानी कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है? वो सही है, वो सही है। ठीक ना, समझ में आया? यानी कि हमारा एचसीएफ कितना हो गया? हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 182। यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम वैसे ही करना है। अब 50, 10 और 92 का निकालना। तो 50, 10 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 का भी क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड किए, दोनों का आभाज्य गुणनखंड किए। अब हम क्या निकालेंगे? अब देखते हैं कि सारो गुणनखंड कौन है? जो सारो गुणनखंड होगा वही क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है? तो देखते हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। दोनों में क्या है? 2 2 है, यानी ये 2 क्या हो गया? सारो गुणनखंड। ठीक, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2। एचसीएफ क्या हो गया? 2। बाकी का जो बच जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 बचा, 5 बचा है, फिर 17 है, फिर ये 2 और ये 23। ये जो बच गए, जो बच गए उसको भी एक बार लिख दिए, और जो सारा गुणनखंड था उसको एक बार लिख दिए। अब जब हम इसको गुना किए तो जो नंबर आया, जैसे कि हमारा कितना नंबर है यहाँ पे? हमारा नंबर आ गया 23460। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? ये हो गया। अब इसका आप लोग जाँच भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले जाँच किए थे। ठीक ना, जैसे कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जाँच किया इसको, इसका पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है? 336 और 54 का। तो सबसे पहले हम लोग 336 का क्या निकाले? आभाज्य गुणनखंड। 54 का भी क्या निकाले? आभाज्य गुणनखंड। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे भाई कि दोनों में कौन कौन सा है। तो यहाँ भी देखते हैं एक 2 है, यहाँ भी देखते हैं एक 2 है, यहाँ भी एक 3 है, और यहाँ भी एक 3 है, यानी कि 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? चार गुणनखंड। दोनों को गुना किया तो कितना आया? 6 आया, द्वितीय 6। तो 6 हमारा क्या हो गया? 6 हो गया हमारा एचसीएफ। बाकी का जो बच गया सबको गुना किया तो कितना आया? 30 24। तो 30 24 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। ठीक ना, सेम वैसे इसका भी जांच आप लोग कर सकते हैं, एक बार करके देखिए। तो यहाँ इस तरह हम लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। वही जो हम लोग शुरू में किए थे, अभी दूसरा क्वेश्चन में जो किए वही करना है। ठीक, बस इसमें जांच करने नहीं बोला, तो काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 12 का आभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? तो ये आया। 15 का आभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 गुने 3 आया। और उसी प्रकार 21 का गुणनखंड क्या आया? तो 21 का 7 गुने 3 आया। तो हमारा फिर होता है कि एचसीएफ किसको बोलेंगे भाई? तो जो तीनों में रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में क्या है? इसमें 7 गुने 3 है, इसमें 5 गुने 3 है, 2 गुने 3, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और नीचे भी है ना, यहाँ भी है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू? एचसीएफ हो जाएगा 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा? जो बाकी का बच गया।
तो जो बाकी का बच गया वो सब क्या हो गया, एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा कितना बचता है, 2 × 2 × 5 बच रहा है, और यहाँ पे फिर हमारा क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो सबको हमने क्या किया, लिख दिए। सबसे पहले एचसीएफ वाला तो हम लिख लिए, बाकी का जो बच्चा वो लिख दिए। तो 420। तो एलसीएम कितना आ गया, 420। एचसीएफ कितना आ गया, 3। और यही क्या, यही क्वेश्चन बोला था, ठीक ना, काफ़ी आसान। तो हम देखने वाले हैं किसका, 17, 23 और 29 का अब हम निकालने वाले हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग जानते हैं कि 17, 23, 29 क्या है, एक अभाज्य नंबर है और ये किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। तो हम लोग किससे फिर इसको गुना करेंगे, तो देखिए आप लोगों को पता है जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या होता है, भगवान होता है। लेकिन मैथ में जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है, ठीक है ना। तो 17 को भी हम किससे गुना करेंगे, देखिए 17 को 1 से गुना किए तो 17 ही आएगा। 23 को भी 1 से गुना करेगा 23 आएगा। 29 को भी 1 से गुना करेगा 29 आएगा। तो गुना करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ देखिए तो एचसीएफ क्या होता है, जो वैसा नंबर जो तीनों जगह होगा, तो तीनों में कौन है, एक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एक। एलसीएम क्या होता है, तो जो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एचसीएफ को लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ हमारा एक है तो एक को लिखे या ना लिखे कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। तो एलसीएम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर देते हैं फिर गुना। तो हम लोग को गुना करने पे आया 11, 33, 9, और यही क्या है, 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, 8, 9 और 25। 8 का हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, 9 का 3 × 3, 25 का 5 × 5। अब यहाँ देखिए कोई एक ऐसा नंबर है जो तीनों से सेम है, तो देखिए कोई नहीं, तो फिर वही जिसका कोई नहीं होता है उसका मैथ में कौन होता है, एक। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और चूंकि अब यहाँ कोई नहीं था, सब अलग अलग है, तो सभी को जब हम गुना कर देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, हमारा एलसीएम। तो गुना करने पर हमारा एलसीएम कितना आता है, 1800। समझ में आ गया, ठीक। तो इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चौथा देखने वाले हैं। चौथा क्या बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा जो दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम हमको ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता था कि अगर कोई दो नंबर है वो दोनों नंबर को गुना कर देंगे और एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना कर देंगे, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया क्या है, तो एचसीएफ हमारा 9 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे और दोनों नंबर जो दिया हुआ है N1 और N2 दोनों को गुना करेंगे, दोनों क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, हमको निकाला एलसीएम। एलसीएम हमारा रह गया इधर लेफ्ट साइड में। एचसीएफ गुना के फॉर्म में था तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा के फॉर्म में, तो भागा हो गया। तो N1 हमारा देखिए, N1 कितना दिया है, N1 जो है हमारा कितना है, तो N1 है हमारा 306 और N2 कितना है 657। तो वही देख के हम क्या किए, सिंपल छाप दिए हैं। और एचसीएफ 9 था तो 9 छाप दिए। और जब आप इन चीज़ों को सॉल्व करिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 22, 33, 8। तो इस प्रकार से जो हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए अभी जो हमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बताए ये सारे क्या थे, एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो हम उसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर अब हम अगला वीडियो में हम आगे का जो एक्सरसाइज होगा उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।